हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, ये है हमारा डे 7 और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट को। दो क्लास हम लोग डिवोट करेंगे मार्केटिंग पे और आने वाले दो क्लास में हम लोग कवर करेंगे सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग को। इन चार क्लास में हमारे मार्केटिंग के वो सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे जिसके आने के चांसेस एग्जाम में काफी ज्यादा होते हैं। तो आज का हमारा जो डे फर्स्ट है, मार्केटिंग का डे फर्स्ट, इसमें हम लोग देखेंगे मार्केटिंग मिक्स के बारे में, जैसे 4 पीस पे डिस्कशन, 7 पीस पे, 4 सीज की भी बात हम लोग करेंगे, एसटीपी की बात करेंगे और कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे। टोटली डिस्कशन हमारा इन्हीं टॉपिक्स पे होने वाला है। बाकी के जो और भी टॉपिक्स होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के अपने आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग के बारे में अगर बताऊं तुम्हें, तो मार्केटिंग तुम्हें इतना तो पता होगा कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है मार्केटिंग। जैसा कि तुम इतना जानते हो कि मार्केटिंग हमारा एक सोसाइटल प्रोसेस होता है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात करो या ग्रुप की बात करो, उन्हें जो चीज़ चाहिए, जो उनकी नीड होती है, वो जो इनकी वांट होती है, वो उसे फुलफिल करते हैं। कैसे फुलफिल करते हैं? बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब उसके बदले वैल्यू भी पे करते हैं, मतलब मनी। तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या दिया गया? मार्केटिंग एक सोसाइटल प्रोसेस है in which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging the products and service of value with other. मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है कि सबसे पॉपुलर थिंकर कौन थे? फिलिप कोटलर, जिन्हें कि बोला जाता है कि वो फादर है मॉडर्न मार्केटिंग के। की एलिमेंट्स तुम्हें याद रखना है मार्केटिंग के अंदर। पहला तुम्हें पॉइंट में याद रखना है नीड, वांट एंड डिमांड। ये कोर फाउंडेशन होता है, ये बेस कह सकते हो, इसके बिना मार्केटिंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तुम्हारा नीड होना चाहिए, वांट हुआ फिर तुम डिमांड करोगे। बिना इन तीन चीज के मार्केटिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हें याद रखना है इसमें वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। मतलब वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन का मतलब है, यहाँ पे तुम रेशियो देखोगे कि तुम जो कॉस्ट पे कर रहे हो उसके बदले तुम्हें कितनी बेनिफिट मिल रही है। रेशियो बेनिफिट्स टू कॉस्ट, यही तुम्हें बताएगा क्या? वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन को। तीसरा पॉइंट इसमें हमें याद रखना है एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन। मतलब अब मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे अगर एक शूज चाहिए, ये शूज मुझे कैसे मिलेगा? मैं एक्सचेंज करूंगा, ट्रांजैक्शन करूंगा, मैं उसके बदले उसे पैसे पे करूंगा, तभी मुझे वो शूज मिलेंगे। तो ये तीन एलिमेंट्स अगर होंगे तभी मार्केटिंग सक्सेसफुल होगी। कौन कौन से? नीड, वांट्स एंड डिमांड, वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन और तीसरा एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन। इसके बाद हमारा बेसिक कंसेप्ट एक आता है मार्केटिंग 4 पीस। अब एक चीज जहां एग्जाम में तुमसे पूछा जा सकता है, मार्केटिंग मिक्स के कंसेप्ट को किसने दिया था? तो नील बॉर्डन ने दिया था। वहीं पे 4 पीस को किसने क्लासिफाई किया? तो मैककार्थी, याद रखना। और ये कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। तो मार्केटिंग मिक्स यानी कि 4 पीस क्या है? मार्केटिंग मिक्स के अंदर तुम्हें वो सारे टूल्स मिल जाएंगे जो कि एक फर्म या इंडस्ट्री को इस्तेमाल करती है अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को, अपने मार्केटिंग उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी पर्टिकुलर मार्केट को टारगेट कर रही है या सेगमेंट को टारगेट कर रही है, तो उन्हें इन चार टूल्स का इस्तेमाल करना ही होगा। और ये टूल्स जो होते हैं हमारे, ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू को बताते हैं कि सेलर कैसे सोचता है। जैसे कि प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ गए। प्रोडक्ट्स में क्या देखोगे? गुड्स एंड सर्विस की बात करोगे। प्राइस के अंदर मॉनेटरी वैल्यू, तो जो तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी, प्लस प्रॉफिट तुम्हारा उसमें कितना लगेगा, और एक्चुअल अमाउंट कितना कस्टमर को पे करना है, ये बताता है हमारा सेकंड पी, जो कि है प्राइस। वहीं पे तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम लोग प्लेस के नाम से जानते हैं, और फोर्थ आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ कि हम अपने प्रोडक्ट को पुश कर रहे हैं। कस्टमर से कम्युनिकेट करना इसके अंदर आता है कि हम कैसे कस्टमर से अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, कस्टमर तक हम अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पा रहे हैं। ये बात हम लोग करते हैं किसके अंदर? प्रमोशन के अंदर। तो एक एक करके इन चारों पीस को डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट तुम्हें पता होगा कि ये मार्केटिंग मिक्स का कोर होता है। बिना प्रोडक्ट के प्राइसिंग पॉसिबल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है, और ना ही प्रमोशन पॉसिबल होता है। इसके अंदर वो तुम्हारे सारे फिजिकल गुड्स आ जाएंगे, वो सारे सर्विसेज आ जाएंगी, एक्सपीरियंस, प्लेस, आइडियाज। ऐसा नहीं होता है कि प्रोडक्ट अगर है तो मैं सिर्फ इस पेन की बात करूंगा या पर्टिकुलर मोबाइल फोन की बात करूंगा। अगर हम कोई किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या अगर हम किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपने एक्सपर्टीज के थ्रू उसको कुछ समझा रहे हैं, तो भी प्रोडक्ट ही होता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल प्लेस की बात कर लो, सॉरी टूरिज्म की बात कर लो, अगर मैं किसी को गाइड बन के घुमा रहा हूँ वहां पे, तो वो भी मेरा एक प्रोडक्ट ही होगा। ठीक है, सर्विस फॉर्म में। आइडियाज तुम्हारे हो गए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अमूल बटर टेंजिबल प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, वहीं पे एसबीआई बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है।
तो प्रोडक्ट क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन दैट माइट सेटिस्फाई अ वांट और नीड। ये कुछ भी हो सकता है प्रोडक्ट। तो कस्टमर के वांट्स को, कस्टमर के नीड को कस्टमर के इस्तेमाल में आ जाए। ठीक है? अगर ये सब काम कर दे तो समझ लो वो प्रोडक्ट ही कहलाता है। क्या कौन-कौन से हमें लेवल्स याद रखने हैं? तो कॉटलर ने टोटल 3 लेवल्स बताए जो कि हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। पहला आता है लेवल कोर बेनिफिट का, दूसरा आता है एक्चुअल प्रोडक्ट और तीसरा आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कोर बेनिफिट के अंदर बात की गई थी, वो बेसिक नीड, वो फंडामेंटल नीड जो कि ज़रूर से ज़रूर सैटिस्फाई होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक कार परचेज़ कर रहा हूँ, एक बाइक परचेज़ कर रहा हूँ, तो मेरा मेन पर्पस होगा कि मेरी जो जो मुझे जहाँ पे ट्रैवल करना होता है 1 दिन में, मैं उसको के लिए इस्तेमाल कर पाऊँ। ट्रांसपोर्टेशन मेरा हो पाए। या फिर अगर मैं उस बाइक को परचेज़ कर रहा हूँ स्पीड के पर्पज़ से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टारगेट कर रहा हूँ कि 220 का स्पीड मुझे मिले, तो वो अगर मेरा सैटिस्फाई हो रहा है, तो वो बेसिक हम कह सकते हैं कि कोर बेनिफिट होता है हमारा। वहीं पे अगर बात की जाए एक्चुअल प्रोडक्ट की, एक्चुअल प्रोडक्ट बताएगा वो टेंजिबल फीचर्स, वो डिज़ाइन, वो ब्रांड नेम और वो पैकेजिंग जो कि आप चाहते हो। जैसे कि हर गाड़ी, हर बाइक, हर कार की जो अलग-अलग खासियत होती है, रोड प्रेजेंस होती है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। जैसे मारुति स्विफ्ट ले लो या फिर टाटा पॉपुलर होता है अपने बॉडी, कार की बॉडी के लिए, फॉर्च्यूनर पॉपुलर होता है अपने रोड प्रेजेंस के लिए। तो एक्चुअल प्रोडक्ट हम वो कह सकते हैं, वो टेंजिबल फीचर्स, वो डिज़ाइन जो कि हमें चाहिए। थर्ड इसमें आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। यहाँ पे बात होती है एडिशनल सर्विसेज की या फिर एडिशनल फायदे जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। लाइक कार हमने परचेज की, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस कैसी मिल रही है, वारंटी कैसी है, क्या अगर मैं 55 लाख का कार परचेज कर रहा हूँ तो क्या उसमें मुझे फ्री इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं, फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है या नहीं। तो ये सारी एडिशनल बेनिफिट की बात कहाँ पे होती है, ऑगमेंटेड के अंदर में होती है। तो ये तीन बेसिस तुम्हें याद रखने, कॉटलर ने एक प्रोडक्ट के 3 लेवल्स को डिफाइन किया था, कौन-कौन से थे? कोर बेनिफिट, एक्चुअल प्रोडक्ट और ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब देखो ग्राफ तो तुम हमेशा देखते होगे, लेकिन उसमें तुम ग्राफ को सिर्फ तुम्हारे लिए देखना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। ये जो तुम्हारे सामने टेबल है, अलग-अलग स्टेजेस दे रखे हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। इसमें सेल्स कैसा है, प्रॉफिट कैसी है और कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट रखना याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ग्राफ्स तो तुम्हें हर जगह देखने को मिल जाएँगे, लेकिन एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन्स यहीं से आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्रोडक्शन स्टेज, जहाँ पे हमारा सेल्स लो होता है, काफ़ी कम होता है, प्रॉफिट हमारी नेगेटिव में जाती है। स्ट्रैटेजी हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे? हम लोग सोचते हैं कि हमें सबसे पहले कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना है, बताना है कि हमारा भी प्रोडक्ट मार्केट में एक्जिस्ट करता है। उसके बाद आता है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ में आपकी जो सेल्स होगी, हो सकता है ऐसा कि वो बहुत फास्टली राइज़ करे, रैपिडली राइज़ करे और प्रॉफिट आपके पीक पोज़ीशन पे पहुँच जाए। और यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे मार्केट पेनिट्रेशन को। क्या होता है मार्केट पेनिट्रेशन, तुम्हें पता होगा। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि आप अपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, अपने टारगेट मार्केट को कैप्चर करने के लिए प्रोडक्ट की प्राइस काफ़ी कम रखते हो। उसके बाद आता है हमारा मैच्योरिटी। यहाँ पे हमारा सेल्स पीक होगा या फिर स्टेगनेंट रुक जाएगा। प्रॉफिट हमारी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी और यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजी अपनाएँगे डिफरेंशिएशन का, कि कैसे हमारा प्रोडक्ट बाकी के लोगों से अलग है। डिक्लाइन जो होता है, यहाँ पे आपका सेल्स भी डिक्लाइन करेगा, प्रॉफिट भी लो होगी और आपके पास स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि आप एक तो नया प्रोडक्ट डेवलप कर लो या तो फिर मार्केट से एग्जिट कर जाओ। अब तुम्हें बताना है कि किस टाइप का कस्टमर हमें अलग-अलग स्टेजेस में देखने को मिलता है। तुम यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर लेना और यहाँ पे कस्टमर टाइप लिख लो। अब इसमें तुम्हें बताना है इंट्रोडक्शन में किस टाइप के जो कस्टमर्स होते हैं प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं, ग्रोथ में तुम्हें कैसे मिलेंगे, मैच्योरिटी में कैसे। तो ये चीज़ें तुम ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट कंसेप्ट इसके बाद आता है हमारा ब्रांडिंग और पैकेजिंग का। ब्रांडिंग का मतलब तुम समझ सकते हो कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी देते हैं, एक पहचान देते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट हमारे कंपटीटर से अलग दिखता है। जैसे कि तुम एक अच्छा-सा नाम दोगे, कोई एक साइन या फिर कोई एक सिंबल जिससे तुम्हारे ब्रांड को, तुम्हारे प्रोडक्ट को पहचाना जा सके, ठीक है? और वो सिंबल तुम्हारे प्रोडक्ट को तुम्हारे कंपटीटर से अलग बनाए। इसी में तुम्हें याद रखना है ब्रांड इक्विटी का। ब्रांड इक्विटी बताता है द वैल्यू प्रीमियम अ कंपनी गेट्स फ्रॉम अ प्रोडक्ट विद अ रिकॉग्नाइजेबल नेम। जैसे कि टाटा सॉल्ट, क्या सुनते हो? देश का नमक, ठीक है? तो ये बात करता है किसकी? ब्रांड इक्विटी की। वहीं पे नेक्स्ट आता है हमारा पैकेजिंग। पैकेजिंग जो बताएगा कि आपके प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा है, कंटेनर कैसा होगा, रैपर आपको कैसा इस्तेमाल करना है। ये ओवरऑल हम लोग बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की।
इसके अंदर हम लोग के लिए कहा जाता है कि हमारा जो पैकेजिंग होता है ना, ये एक साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में प्रेज़ेंट कर रहे हो, उसी तरीके से वो बिकेगा भी मार्केट में। फंक्शन क्या-क्या हो जाएँगे पैकेजिंग के? आपके प्रोडक्ट को सेफली रखेगा, लोगों को इस्तेमाल करने में कन्वीनियंस होगी, आसानी होगी और प्रमोट भी करेगा आपके प्रोडक्ट को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो अभी के टाइम पे एक ट्यूब के फॉर्म में आता है, ठीक है? तुम सोच कर देखो, अगर ये ट्यूब का इन्वेंशन नहीं होता, तो अभी हम लोग टूथपेस्ट कैसे इस्तेमाल कर रहे होते? तो ये हमारे लिए कन्वीनियंस का काम किया। प्रमोशन का काम करता है। बहुत अलग-अलग सेगमेंट्स में तुम देखोगे अलग-अलग पैकेजिंग लोगों को अट्रैक्ट करती है। जैसे पेपर बोट हो गया, इसका जो पैकेजिंग होता है काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हर प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग टाइप्स की पैकिंग की जाती है सो दैट वो जो प्रोडक्ट वो पैकेजिंग है वो उसके लिए साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करे। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए चलना। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस कांसेप्ट। प्राइस जो हमारा एक ऐसा पी है जो कि हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करके लाता है। वहीं पे जितने भी अदर पीस हैं तुम याद रख लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम प्रोडक्ट की बात कर लो, प्रोडक्ट को बनाने में तुम्हें क्या लगेंगे, कॉस्टिंग तुम्हारी लगेगी, ठीक है। प्राइस तुम्हें मैंने बताया, ये तुम्हारे लिए रेवेन्यू जनरेट करके लाएगा। प्लेस तुम्हें एक गुड्स को दूसरे जगह तक पहुंचाने में तुम्हारी कॉस्टिंग लगेगी। वहीं पे प्रमोशन करने में भी तुम्हें क्या इन्वॉल्व होगा, तुम्हारा कॉस्ट। वहीं तो ये चीज याद रखना क्या कि प्राइस एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा पी है जो कि हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करता है। द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू एक्सचेंज बाय द कंज्यूमर। यूनिक फीचर कि प्राइस जो है हमारा ओनली पी है दैट जनरेट्स रेवेन्यू व्हाइल ऑल अदर पी रिप्रेजेंट्स कॉस्ट। फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है? और ये एक सिग्नल होता है कि आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है और आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बायर के माइंड में प्लेस कर रहे हो। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी याद रखना, 2 अगर नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो आपके पास 2 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। पहला आता है प्राइस स्कीमिंग, जहाँ पे आप इनिशियली हाई प्राइस सेट करते हो मार्केट में सो दैट आप मैक्सिमम रेवेन्यू वहां से जनरेट कर पाओ शुरुआती दौर में। जैसे जनरली ये सब सूटेबल होता है आईफोन के लिए। जब स्टार्टिंग में आईफोन लॉन्च होता है तो तुम ये नोटिस करोगे काफी ज्यादा प्राइस होता है। क्यों? क्योंकि वो टारगेट करते हैं अपने प्रीमियम सेगमेंट को, अपने प्रीमियम कस्टमर्स को। हाँ, भले ही अब तुम अब देखोगे अभी अभी के टाइम में हर हर इंसान के पास आईफोन मिल जाएगा, ईएमआई पे भले मिल जाए। लेकिन एप्पल का स्ट्रैटेजी ये रहा था कि वो प्राइस स्कीमिंग करेगी। क्यों? क्योंकि उसे प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करना है। तो हाई प्राइस चार्ज किया था कि उससे वो जितने भी रेवेन्यूज़ है उसको स्कीम कर ले, मार्केट से खींच ले। कब इस्तेमाल करना चाहिए? जब आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव हो। दूसरा, उसकी डिमांड हाई हो और इनइलास्टिक डिमांड, इनिशियली शुरुआती दौर में इनइलास्टिक डिमांड हो। एग्जांपल मैंने बता दिया, एप्पल आईफोन लॉन्च प्राइस। पेनिट्रेशन की बात की जाए तो पेनिट्रेशन क्या होता है, हम लोग इनिशियली लो प्राइस सेट करते हैं। शुरुआती दौर में क्या करते हैं? लो प्राइस रखते हैं सो दैट हम मार्केट को अच्छे से कैप्चर करें। जैसे ही हम मार्केट को कैप्चर कर ले अच्छे से तो फिर प्राइस बढ़ा दो। कब इस्तेमाल करना है? जब मार्केट आपका प्राइस सेंसिटिव हो। एग्जाम्पल के तौर पे जियो, जिसने कि पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को पूरा चेंज कर दिया। शुरुआती दौर में हर एक सब्सक्रिप्शन, हर एक प्लान्स उसने फ्री कर दिए, ठीक है? तो अब तुम देखोगे कि उसके प्लान्स कैसे हैं। तो दोनों ही तुम एग्जाम्पल याद रख सकते हो, प्राइस स्कीमिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग का। अब वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम लोग प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। तो इसको 2 पार्ट में बाइफरकेट किया गया है। पहला आता है हमारा इंटरनल फैक्टर और वहीं पे दूसरा आता है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल के अंदर वो सारे फैक्टर्स आ जाएँगे, जैसे कि आपकी कॉस्टिंग कितनी लग रही है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मार्केट में आपको सर्वाइव करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है या फिर मार्केट शेयर का जो हम कह सकते हो मार्केट लीडर बनना है। तीसरा इसमें पॉइंट हमें ध्यान रखना है इंटरनल फैक्टर्स में कि हमारी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसकी कौन सी स्टेज है। तुम्हें पता होगा कि इंट्रोडक्शन टू डिक्लाइन पहुंचते पहुंचते हमारी स्ट्रेटजी भी चेंज होते जाती है। तो ये 3 फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स हमें ध्यान में रखते हुए चलने हैं जब हमें प्राइस डिटरमाइन करना होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसके अंदर तुम देखोगे डिमांड की बात होती है। ये वो सीलिंग प्राइस है, ये वो मैक्सिमम प्राइस है, कह सकते हो डिमांड, कि आपका कितना डिमांड है मार्केट में। ज़्यादा डिमांड है, तो ठीक है प्राइसेस बढ़ा सकते हो, कम डिमांड है तो प्राइस कम ही रखो। कंपटीशन देखोगे कैसा है मार्केट में, गवर्नमेंट लॉ की क्या रेगुलेशंस हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एक्सटर्नली अगर तुम देखते हुए चलोगे तो। तो ये दोनों याद रख लेना।
इसके बाद हमारा आता है तीसरा पी जो कि है प्लेस, जहाँ पे बात होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है? इसे हम लोग मार्केटिंग चैनल के नाम से भी जानते हैं और ट्रेड चैनल्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर वो सारे इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएँगे जो कि हमें मदद करेंगे एक प्रोडक्ट को अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, ठीक है, पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक पहुँचाने में। इसका ऑब्जेक्टिव होता है वही प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करना। प्लेस यूटिलिटी क्या है? राइट प्लेस, सही जगह पे होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव में तुम्हें 2 चीज़ याद रखना है, प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी। क्या है ये दोनों चीज़? प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है सही जगह पे पहुँचाओ, सही समय में पहुँचाओ। तो ये दोनों एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, प्लेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी। और एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जहां से प्रोडक्शन शुरुआत हुई वहां से प्रोडक्शन कहाँ जाएगा, एंड ऑफ जो हमारा लास्ट एंड होता है जहां कंज्यूमर कंज्यूम करता है प्रोडक्शन को, वहां तक इन दोनों के बीच के गैप को खत्म करने का काम करता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे आ जाओ। अलग-अलग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस तुम देखोगे, एक होता है डायरेक्ट जिसे हम लोग जीरो लेवल चैनल के नाम पे जानते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर से डील करता है। कोई इंटरमीडियरीज़ यहाँ पे नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे तुम देखोगे बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, जो कि अपना खुद का वेबसाइट बना लेते हैं, अपना खुद का ऐप लॉन्च कर लेते हैं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं और डायरेक्टली अपने कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं जीरो लेवल चैनल हो गया। फैक्ट्री के आउटलेट्स खुल जाते हैं जहाँ पे डायरेक्टली जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो कंज्यूमर से डील करते हैं। तो ये तो हो गया डायरेक्ट चैनल। वहीं पे बात करोगे अगर इनडायरेक्ट चैनल, तो उसके अंदर तुम्हें 3 अलग-अलग लेवल्स देखने को मिलेंगे। पहला आता है 1 लेवल, दूसरा आता है 2 लेवल और तीसरा आता है इसमें 3 लेवल। 1 लेवल की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होगा, उसके बाद उसे उसके अंदर तुम्हें रिटेलर जो दुकान वाले होते हैं वो देखने को मिलेंगे, उसके बाद हमारा कंज्यूमर होगा, जैसे कि काम करता है ऑटोमोबाइल सेक्टर। वहीं पे बात करोगे 2 लेवल की तो इसमें तुम्हें मैन्युफैक्चरर, होलसेलर बीच में आएगा। अब होलसेलर रिटेलर्स के साथ आपस में रिलेशन बनाएगा और उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचेगा। जैसे कि हमारे जितने भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, सोप, टूथपेस्ट, चीनी, नमक, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। और तीसरा लेवल आता है हमारा मैन्युफैक्चरर एजेंट, जब बीच में तुम्हारा आ जाए, होलसेलर फिर आए, उसके बाद रिटेलर और कंज्यूमर। तो ये अलग अलग 3 लेवल्स तुम्हें किसके अंदर देखने को मिलेंगे? इनडायरेक्ट चैनल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। ये चीज याद रखना। आखिरी पी इसके अंदर आता है जो कि है हमारा प्रमोशन कंसेप्ट, जहां पे ये एक ऐसा पी है जो कि आपको मदद करता है अपने कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने में, कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करने में, उन्हें परसुएड करने में और उन्हें बार बार रिमाइंड करने में कि आओ मेरा प्रोडक्ट परचेज करो। ठीक है, तो इसमें तुम्हें कुछ कुछ चीजें याद करनी है, जैसे सेल्स एडवर्टीजमेंट के बारे में याद रखना है, सेल्स प्रमोशन के बारे में, पब्लिक रिलेशन इसमें आ जाता है, पर्सनल सेलिंग आ जाता है और कुछ डायरेक्ट मार्केटिंग टूल्स भी आते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला याद रखना, एडवर्टाइजिंग एक टाइप है इम्पर्सनल कम्युनिकेशन का, जहां पे हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पाए, हमारी जो रीच हो वो बहुत ज्यादा हो। वहीं पे हम लोग पर्सनल सेलिंग में फोकस करते हैं पर्सनल इंटरेक्शन पे, फेस टू फेस कम्युनिकेशन पे। जाहिर सी बात है जब आप मास कम्युनिकेशन करोगे, मास लेवल तक लोगों मास लेवल तक पहुंचने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पे आपकी कॉस्टिंग कम निकल कर आएगी। पर्सनल सेलिंग में आपको पर्सनली इंटरैक्ट करना है, तो हाई कॉस्ट हो जाएगा। फीडबैक की बात करें, तो तुम्हें एडवर्टाइज़मेंट में फीडबैक ना के बराबर मिलेगा, वहीं पे पर्सनल सेलिंग में इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। और कंट्रोल की बात करोगे, तो यहाँ पे तुम्हारा जो एडवर्टाइज़िंग होगा, वो एक स्टैंडर्डाइज़्ड फॉर्म ऑफ मैसेज होता है, लेकिन हम लोग पर्सनल सेलिंग में अपने मैसेज को फ्लेक्सिबल करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं कि हमारा सामने वाला हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है, वो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने मैसेजेस में, अपने कम्युनिकेशन में बदलाव लाते रहते हैं। तो ये चीज़ थी एडवर्टाइज़िंग और पर्सनल सेलिंग की। इसी के बाद आता है हमारा सेल्स प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन। तो सेल्स प्रमोशन क्या है? सेल्स प्रमोशन एक इंसेंटिव की तरह है और वो भी इंसेंटिव जो कि शॉर्ट टर्म नेचर का हो। इसके थ्रू हम अपने परचेज को बढ़ावा देते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि कूपन मिल जाना, डिस्काउंट मिल जाना, ज़ोमैटो, स्विगी पे अमाउंट 150, 125, 175 का कूपन मिल जाना। एक कपड़े को खरीदने जाओ दूसरा फ्री मिल जाए, बाय वन गेट वाला, ठीक है? तो ये सारे इसके टूल्स होते हैं, ये इंसेंटिव की तरह काम करते हैं। अब ये अगर हमें मिलता है तो हम सोचते हैं चलो यार हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है, खरीद लेते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज इसके लिए बहुत पॉपुलर एग्जांपल हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पीआर जो कि है पब्लिक रिलेशन, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक गुड रिलेशन, एक अच्छा रिलेशन जो हमारी कंपनीज होती हैं, वो पब्लिक के साथ मेंटेन करती हैं। ठीक है, जैसे कि प्रेस रिलीज करना टाइम टू टाइम, स्पॉन्सरशिप ऑफर करना, कॉर्पोरेट जो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है,
उसको फुलफ़िल करते रहना, ठीक है? तो ये काम इसलिए किया जाता है कि एक कंपनी का आम जनता की नज़र में अच्छा इमेज बना रहे। तो चलो अब बात कर लेते हैं अब अपने नेक्स्ट कांसेप्ट की जो कि है एक्सटेंडेड कांसेप्ट जिसे तुम बोल सकते हो। अभी तक हमने 4 पीस देखा और उसके अलग-अलग एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया। तो इसी में एक एक्सटेंडेड 7 पीस हमारा आया था जिसको कि बूम्स एंड बिटनर ने दिया था इन द ईयर 1981, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन 4 पीस के अलावा और भी 3 पी हो सकते हैं जैसे कि पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस। इन 3 को हमें ध्यान में रखते हुए चलना है क्योंकि वो जो बाकी के जो पहले के जो 4 पीस हैं, वो एक ट्रेडिशनल मॉडल है, एक ट्रेडिशनल इवेंट्स पर डिजाइन्ड है। ठीक है? जैसे सिर्फ गुड्स को हम लोग वहाँ पे मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग सर्विस मार्केटिंग की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारे लिए सर्विसेज के लिए क्योंकि हमारे जो सर्विसेज होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं, इनसेपरेबल होते हैं, वेरिएबल होते हैं और साथ ही साथ पेरिसेबल होते हैं। तो इसके लिए हमें अलग 3 एक्स्ट्रा पी की जरूरत पड़ेगी, जो कि थे पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। अब यहाँ पे तुम देखोगे पीपल की बात की गई सबसे पहले, तो हमारे जितने भी ह्यूमन होते हैं एलिमेंट्स, ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं जो कि सर्विस डिलीवरी में मदद करते हैं। ठीक है? एम्प्लॉइज़, कस्टमर्स जैसे कि ताज होटल में ताज होटल का यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया गया कि वहाँ के स्टाफ काफ़ी ज़्यादा पोलाइट होते हैं। तो ये क्या है? हमारे प्रोडक्ट को पहुँचाने में पीपल का भी काम है, ह्यूमन एलिमेंट का भी काम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन की बात करेंगे। पीपल भी होने चाहिए। दूसरा आता है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस बताएगा एक्चुअल प्रोसीजर किसी काम को करने का क्या है? मतलब हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी फ्लो कैसी होगी? जैसे डोमिनोज ने 30 मिनट डिलीवरी प्रोसेस बताया। और तीसरा इसमें आया फिजिकल एविडेंस का। मतलब फिजिकल एविडेंस बताता है वैसा इन्वायरमेंट जहां पे सर्विस को हमें डिलीवर करना है। इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए डिलीवरी का? फॉर एग्जांपल हमारे स्टाफ का यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए? हमारे इन्वायरमेंट का एम्बियंस, फॉर एग्जांपल अगर एक रेस्टोरेंट है तो वहां का एम्बियंस कैसा होना चाहिए? डेकोर कैसा होना चाहिए? ठीक है? तो यहाँ पे पूछा गया कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो इसका आंसर था सर्विसेज जो होते हैं वो इंटेंजिबल्स होते हैं और जो हमारे कस्टमर्स होते हैं ना, वो टेंजिबल एविडेंस को खोजते हैं और उसी के हिसाब से ओवरऑल जज करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमारे जो लोग रहेंगे, उनका बिहेवियर पोलाइट होना चाहिए, जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट होना चाहिए, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रेज़ेंट करे। तो इसीलिए पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस की बात की गई थी और ये टोटली 3 पीस किस पे बेस्ड थे? सर्विसेज को लेकर इनका कंसर्न ज़्यादा था। याद रखना। और पहले के जो 4 पीस हमने देखे वो गुड्स पे बेस्ड थे। अब यहाँ पे एक आया 4 सीज़, कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से इसे दिया गया, देखा गया। किसने दिया था? रॉबर्ट रॉबर्ट लॉटन बॉर्न ने दिया था इन द ईयर 1990, जिन्होंने 4 सीज़ को प्रपोज़ किया था और कहा था कि हम लोग चाहे तो 4 पीस को या तो रिप्लेस कर सकते हैं या फिर 4 पीस की जगह ये कॉम्प्लीमेंट्री काम कर सकता है। जहाँ पे तुम देखोगे कि 4 पीस में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें होती हैं, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। वहीं पे 4 सीज जो थे ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें थी। प्रोडक्ट की जगह कस्टमर सॉल्यूशन, प्राइस की जगह कस्टमर कॉस्ट, प्लेस की जगह कन्वीनियंस और प्रमोशन की जगह कन्वीनियंस, सॉरी कम्युनिकेशन। तो मतलब क्या निकला? यहाँ पे कस्टमर देखेगा, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट था तो कस्टमर सॉल्यूशन खोजेगा। वो ये देखेगा कि अगर मैं ये प्रोडक्ट लेता हूं, क्या इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? दूसरा, प्रोडक्ट लेते वक्त कस्टमर ये सोचेगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कितनी लग रही है, मतलब मेरी मनी इसमें कितनी जाएगी और हमारा टाइम कितना जाएगा। प्लेस में देखा गया कि एक कस्टमर ये देखता है उसकी कितनी कन्वीनियंट है उस चीज को लेना, कितनी आसानी से उस चीज को वो खरीद सकता है। और कम्युनिकेशन होता है टू वे डायलॉग। सिर्फ और सिर्फ एड्स नहीं होनी चाहिए, अगर एड दिखा रहे हो तो उसमें कम्युनिकेशन फीचर भी आप डालो। तो ये जो 4 सीज़ थे, बोला गया कि हम चाहे तो इसको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर चले तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। यहाँ पे सेलर के व्यू से शिफ्ट किया गया था कहाँ पे? बायर के व्यू पे। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। इसके बाद हमारा आया मार्केट सेगमेंटेशन। अब देखो जैसा कि तुम्हें पता होगा कि ओवरऑल मार्केट जो है हमारा वो हेटेरोजेनस है, होमोजेनस नहीं है। जितने भी कस्टमर्स होते हैं सबके डिमांड अलग-अलग होते हैं। ठीक है? तो बोला गया कि हमारा जो हेटेरोजेनस मार्केट है ना, हमें क्या करना है उसको होमोजेनस मार्केट में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे? जितने भी सिमिलर ग्रुप्स हैं, सिमिलर डिमांड वाले लोग हैं, सबको एक ग्रुप में डालो। ठीक है? तो यहाँ पे आपका मार्केट सेगमेंट होता चला जाएगा। यहाँ पे लॉजिक ये दिया गया कि एक साइज़
सारे कस्टमर में फिट नहीं आएगा। इसीलिए मार्केट सेगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आउटकम क्या निकला कि यहाँ पे कंपनी क्या करती है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करने के लिए उस तरीके का प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है। जैसे मारुति सुजुकी की बात कर लो, वो बजट कार भी बनाती है, ठीक है? जिनका जो कस्टमर्स होते हैं, जो बजट बायर्स जिनका बजट थोड़ा लिमिटेड होता है, उनके लिए भी और प्रीमियम बायर्स के लिए भी अलग-अलग कार बनाती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन में बात की गई। क्या क्या बेसिस होते हैं सेगमेंटेशन के? तो सबसे पहले इसमें हमारा डेमोग्राफिक हमें याद रखना है। मतलब यहाँ पे तुम अपने पॉपुलेशन के बेसिस पे मार्केट को डिवाइड करोगे। कौन-कौन सी बातें याद रखना है? ऐज क्या है? जेंडर क्या है? इनकम और एजुकेशन। ऐज में तुम देखोगे किड्स के लिए टॉयज़ और एडल्ट्स के लिए इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेंडर में हम लोग देखेंगे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें वुमेन की, तो उनके लिए हमारे लिए कॉस्मेटिक्स होना चाहिए, लैक्मे का प्रोडक्ट हो गया। वहीं पे अगर बात करें मेन की, तो उनके लिए बियर्डो के अलग-अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे मेल फीमेल के बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट को सेगमेंट कर सकते हो। फिर बात हुई इनकम की। हमें इकोनॉमी कार वर्सेस लग्जरी कार ये दोनों ध्यान में रखते चलना है। जो एक मिडल क्लास फैमिली है, वो इकोनॉमी कार की ओर जाएगी और एक हायर या कह सकते हो रिच एंड क्लास है, वो लग्जरी कार्स के लिए जाएगी। फिर आया एजुकेशन या ऑक्यूपेशन कह लो, बुक्स, प्रोफेशनल टूल्स ये सब इसके अंदर बात की गई थी। तो डेमोग्राफिक का मतलब क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर क्या? एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन। फिर आया साइकोग्राफिक और उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहेवियरल। साइकोग्राफिक में तुम देखोगे, साइकोग्राफिक में बोला गया ये किस पे बेस्ड था? सोशल क्लास पे बेस्ड था। एक इंसान की लाइफस्टाइल कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर वो इंसान हेल्थ कॉन्शियस है, तो उसके लिए ग्रीन टी बनाओ। या फिर अगर उस इंसान को एडवेंचर करना पसंद है, तो उसके लिए गोप्रो कैमरा लेकर आया गया, जिसको हम लोग एक्शन कैमरा बोलते हैं। जिसे कि ट्रैकिंग पसंद है या फिर बहुत जगह पे अलग-अलग टूर करना पसंद है, उनके लिए वो कैमरा डिज़ाइन किया गया। हेल्थ कॉन्शियस जैसे हेल्थ दोनों रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस जिनका लाइफ़स्टाइल की अगर हम लोग बात करें, लोग नॉर्मल टीवी पीते हैं, ग्रीन टीवी पीते हैं। फिर आया पर्सनैलिटी। अब वैसा इंसान जिसका जो पर्सनैलिटी वो माचो टाइप्स में है, तो उसके लिए थम्स अप सही रहेगा। अब वैसा इंसान जो कि काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, उनके लिए रेमंड्स के सूट्स लाए गए। फिर आया इसके बाद हमारा बिहेवियरल, जहाँ पे बोला गया कंज्यूमर का नॉलेज कैसा है, कंज्यूमर का एटीट्यूड कैसा है, उसका यूजेज रेट कैसा है और प्रोडक्ट को लेकर उसका रिस्पॉन्स कैसा है। ठीक है? तो ये देखना है तुम्हें। इसमें तुम्हें 3 चीज़ें याद रखनी है, ओकेज़न, यूज़र स्टेटस और लॉयल्टी स्टेटस। ओकेज़न में देखा गया दिवाली है, कैडबरी सेलिब्रेशन बना दो। यूज़र स्टेटस देखना है तुम्हें कि वो अभी क्या नॉन यूज़र अभी हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है, एक्स यूज़र है या फिर पोटेंशियल आने वाले टाइम में यूज़र बन सकता है। इसके बाद तुम्हें देखना है लॉयल्टी स्टेटस, क्या वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल है? जैसे कि वैसे कस्टमर्स जो कि आईफ़ोन को लेकर काफ़ी ज़्यादा लॉयल होते हैं। नया ब्रांड लॉन्च हुआ, नया मॉडल लॉन्च हुआ, खरीद लेते हैं जाके। तो कह सकते हैं वो हार्डकोर लॉयल हो सकते हैं। तो बिहेवियर के बेसिस पे, इनके यूज़, उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पे, कंज्यूमर के नॉलेज के बेसिस पे जब बात की जाए तो वो हमारा बिहेवियरल सेगमेंटेशन होता है। अब तुमने सेगमेंटेशन कर लिया, तो फर्म यहाँ पे डिसाइड करेगी कि अब हमें किस सेगमेंट को सर्व करना है। तो इसमें 4 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। पहला, अनडिफरेंशिएटेड, जिसे कि हम लोग मास मार्केटिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे सिंपली सेगमेंट्स को इग्नोर करो, एक साइज़ सभी के लिए ऑफर होगा। फॉर एग्जांपल नमक, फॉर एग्जांपल चीनी। डिफरेंशिएटेड, जहाँ पे तुम्हारी चीज़ें सेगमेंटेड होंगी। जैसे कि लाइफ बॉय जो हमारा सोप होता है, डव सोप होता है, लक्स का हमारा सोप होता है। तो यहाँ पे हम लोग सेगमेंट के बेसिस पे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। फिर आता है नीश मार्केटिंग, जिसे हम लोग कंसंट्रेटेड मार्केटिंग भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग किसी एक स्मॉल सेगमेंट को टारगेट करेंगे, जैसे कि रोलेक्स के वॉचेस, रोल्स रॉयस कार जो होती है हमारी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर नीश पे आप फोकस्ड हो गए। और चौथा आता है हमारा माइक्रो मार्केटिंग, जहाँ पे आप लोकल या फिर इंडिविजुअल नीड्स को फोकस करोगे और उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स को टेलर करोगे। क्लियर है? चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं पोजिशनिंग की। पोजिशनिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो हमारे टारगेट कस्टमर के माइंड में जाकर सेट हो जाएँ। इसे हम लोग कह सकते हैं, ये एक मेंटल परसेप्शन की बात यहाँ पे होती है। मतलब जैसे वोल्वो जो ब्रांड होती है, उसका मेन फोकस होता है सेफ्टी। डोमिनोज़ को कैसे याद रखते हो? 30 मिनट में डिलीवरी। मैगी, भले ही मैगी क्लेम करती है, भले ही बाद में ना बने 2 मिनट के अंदर वो, लेकिन वो क्लेम तो कर रही है 2 मिनट हंगर सॉल्यूशन। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम लोग अपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कस्टमर के माइंड में पोजीशन देते हैं, एक जगह पे सेट करते हैं। तो ये हमारा पोजीशनिंग यही बताता है।
नेक्स्ट इसके बाद है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर एक स्टडी है जहां पे हम एक इंसान, एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। ये देखते हैं कैसे वो प्रोडक्ट को चुन रहा है, खरीद रहा है, यूज कर रहा है और उस प्रोडक्ट को डिस्पोज कर रहा है और उसकी नीड्स एंड वांट्स कैसे सेटिस्फाई की जाती है। ओवरऑल उसी के स्टडी को हम लोग नाम देते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। गोल होता है इस क्वेश्चन का आंसर। क्या क्वेश्चन है? व्हाई डू दे बाय? क्यों खरीदेंगे वो? इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। कल्चरल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, इसको एक बार देख लेना, उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। इसके बाद आ जाओ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे। जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, मोटिवेशन हमने पढ़ा था। मोटिवेशन क्या है? अ ड्राइव टू एक्ट। मैस्लो की हायरार्की थ्योरी हम लोग देखते थे। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसे नीड्स हमारे आते थे। फिर परसेप्शन, लर्निंग, बिलीफ एंड एटीट्यूड्स, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पोजिशनिंग में मदद करती हैं। अब देखो, ये एग्जाम में पूछने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। क्रोनोलॉजी तुमसे पूछ लिया जाएगा। बाइंग डिसीजन प्रोसेस, ये 5 स्टेज मॉडल है जिसे कि जॉन ड्यूवी ने दिया था। जहां पे बोला गया पहला स्टेज आता है नीड रिकॉग्निशन का। हंगर, भूख की बात होगी, नीड की बात होगी। अगर किसी इंसान का मोबाइल टूट चुका है, ब्रोकन फोन, उसकी जरूरत की यहाँ पे बात होगी। दूसरा, इंफॉर्मेशन सर्च। अब उस इंसान का फॉर एग्जांपल तुम सोच के देखो, मोबाइल फोन टूट चुका है। वो गूगल पे सर्च करना स्टार्ट करेगा या अपने दोस्त को बोलेगा कि मेरा मेरा बजट है इतने में, रिकमेंड करो। अब ऑल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट करना स्टार्ट करोगे। सैमसंग का फ़ोन लेना है, एप्पल का फ़ोन लेना है, वीवो का फ़ोन लेना है, कौन-सा फ़ोन लेना है। इतना करने के बाद परचेज़ डिसीज़न लोगे, खरीद लोगे प्रोडक्ट को। उसके बाद तुम दिखाओगे अपने पोस्ट परचेज़ बिहेवियर को कि तुम सैटिस्फाई हो या फिर तुम रिग्रेट कर रहे हो उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के बाद। तो क्या-क्या पॉइंट्स याद रखेंगे? नीड रिकॉग्निशन, इन्फॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएटिंग द अल्टरनेटिव, परचेज़ डिसीज़न और पोस्ट परचेज़ बिहेवियर। इसी में एक कंसेप्ट आया कॉग्निटिव डिसोनेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बायर को क्या यहाँ पे परेशानी हो रही है, क्या टेंशन है आफ्टर अ परचेज डिसीजन। मतलब अगर उसने कुछ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज किया, उसके बाद उस प्रोडक्ट को लेकर उसका सेटिस्फैक्शन, मेजर हम लोग देखें तो डिससेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, तो यही हमें बताता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेना। ये सारे हमारे क्वेश्चंस हैं। कौन किसने हमारा मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट दिया था? तो आंसर था यहाँ पे नील बॉर्डन ने दिया था। ठीक है, उसके बाद हमारे मैककार्थी ने इसे 4 पीस में क्लासिफाई किया। तो ये था आज का हमारा सेशन जहाँ पे हमने मार्केटिंग के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डिस्कस किया। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।